हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजाइम। सो यार आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो आपका +2 बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर 16 चैप्टर है और ये यार हम 10-15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में यार सबसे पहला पॉइंट आता है आपका स्क्रबर्स। स्क्रबर्स क्या है? मेनली रिमूव SO2। ठीक है, when exhaust is passed through a spray of water line। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना है कि पहला SO2 को रिमूव करने में काम आता है, दूसरा क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट निकल रहा होता है ना उसमें से, उस पर क्या करते हैं, वाटर लाइन जो है स्प्रे करते हैं, उससे जो है SO2 सेपरेट हो जाता है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ठीक है, ये कहता है कि पार्टिकुलेट साइज 2.5 mm या उससे कम डायमीटर का, ठीक है, कोज कर सकता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अपना अगला पॉइंट है यूज ऑफ लेड फ्री फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल्स। लेड फ्री फ्यूल्स हमें यूज करना चाहिए ऑटोमोबाइल्स में, सो दैट विच कैन रिड्यूस पोल्यूटेंट्स ड्यू टू ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के कारण जो पोल्यूटेंट्स कोज हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अपना प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, फिटेड इन द ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। तो नेक्स्ट इज अवर जेट टेक ऑफ विद 150 डेसिबाइट्स, सो 150 dB। एंड नेक्स्ट इज अवर 190, अपना क्या कहते हैं 1990s में जो है दिल्ली के अंदर अपना हमारा दिल्ली जो है ना वो 4th रैंक कर रही थी किसमें, 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड में। ठीक है, जो 1990s में एक कोई सर्वे किया गया होगा जिसमें 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में हमारी दिल्ली आई थी 4th रैंक पे। ठीक है, ऑल दी बसेस और 2002 में जो सभी बसेज हैं दिल्ली की वो CNG कर दी गई। ठीक है, तो नेक्स्ट अवर इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का सबसे पहला मेन पॉइंट है पोल्यूशन इन द वाटर बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD। ठीक है, और ये देख लो ग्राफ अपना कंसंट्रेशन और अपना डायरेक्शन ऑफ फ्लो का जब सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, ये याद करना है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर फाइटोप्लैंक्टन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गल ब्लूम। जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो क्या है, फ्री फ्लोटिंग एल्गीज हैं जो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट। जब वाटर बॉडीज में क्या होता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट हो जाता है तो वहाँ एल्गल ब्लूम हो जाते हैं, बन जाते हैं, जिसके कारण होता है फाइटोप्लैंक्टन्स। और जिससे क्या कोज होता है आगे, इम्पैक्ट डिस्टिंक्ट कलर्स, वो जो पॉन्ड है उसको अलग अलग प्रकार के रंग दे देते हैं और फिशेस की जो है डेथ हो जाती है और डिटोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, उसका आ जाता है अपना वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ जो है उसको इकोर्निया कैरिसेप भी कहा जाता है और टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। और इधर मैंने एक स्पेशली डायग्राम दी है, ये आपके NCERT की डायग्राम है। ठीक है, हम पहले बायोमैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, उसका ये डायग्राम पढ़ेंगे। तो बायोमैग्निफिकेशन कहता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है ना टॉक्सिकेंट्स की वो ट्रॉपिक लेवल्स पे, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे बढ़ती जाती है। यहाँ देख लो डायग्राम में, वाटर में जो DDT थी वो 0.003 ppb सी। ठीक है, और आगे ज़ूप्लैंक्टन्स में आ गई 0.04 ppm, उसके बाद आ गई 0.5 ppm, उसके बाद आ गई 2 ppm, और यहाँ एंड पे जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल है दैट इज फिश ईटिंग बर्ड्स, इसमें आ गई 25 ppm, विच इज वेरी मच हार्मफुल टू द बर्ड्स। ठीक है, और सभी के लिए हार्मफुल होती है, बर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा है। D2DDT, जो DDT होता है या मरकरी होते हैं मेनली, ठीक है, इन दोनों के अंदर, इसका कारण इससे क्या होता है, जो कैल्शियम लेवल होता है ना उनकी हड्डियों में, बर्ड्स की हड्डियों में, वो डिक्रीज होने लगता है। और खास करके जो उनका एग होता है ना वो कैल्शियस शेल होता है, मतलब कि कैल्शियम का बनाता है शेल, जो कि जल्दी टूटने लग जाता है बिकॉज उनके अंदर जो है कैल्शियम लेवल डिक्रीज हुआ है। क्यों डिक्रीज हुआ है? DDT या मरकरी की जो अक्यूमुलेशन हुई, क्यों हुई? बायोमैग्निफिकेशन के कारण। ठीक है,
तो लेट्स मूव विद नेक्स्ट थिंग इज यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या है? नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक। एक लेक है, एक पॉन्ड है, ठीक है, उसकी नेचुरल एजिंग हो रही है, मतलब कि वो बड़ा हो जा रहा है। और ड्यू टू, इसका कारण क्या है? न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ द वाटर। पानी में जो न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जाते हैं वो कोज करते हैं डेथ ऑफ द पॉन्ड या लेक। एक्सेलरेशन ऑफ द नेचुरल एजिंग, एक्सेलरेशन ऑफ नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, या किसी भी एक्टिविटी के कारण जो उसकी नेचुरल एजिंग का प्रोसेस है ना, वो अगर एक्सेलरेटेड हो रहा है, तेज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं कल्चर और एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं हम? कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन। नेक्स्ट इज अवर इकोसैन। इकोसैन टॉयलेट्स क्या है? इको सैनिटरी टॉयलेट्स, इसकी फुल फॉर्म है इको सैनिटरी टॉयलेट्स या फिर इकोसैन टॉयलेट्स। ये कहाँ प्रेजेंट है? केरला और श्रीलंका में। ठीक है, उसके बाद अपना क्या कहते हैं, यहाँ आ जाता है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या कहें तो हम एक केस स्टडी की फॉर्म इज, व्हाट इज अ फॉर्म इज फ्रेंड ऑफ रिकेट मैश। ठीक है, ये क्या है? ये बायोलॉजिस्ट है फ्रॉम हैम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। और इनका क्या, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया था कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, उसके बाद अपना आ जाता है ये केस स्टडी, बस इतना की पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे। और नेक्स्ट इज अवर सॉलिड वेस्ट टॉपिक। इसमें हमें क्या पूछा जाता है? एक तो पूछा जाता है सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में। सैनिटरी लैंडफिल्स क्या आती है? सब्सटीट्यूटेड फॉर द ओपन बर्निंग डंप्स। जो ओपन बर्निंग डंप्स होते हैं ना, उसका सब्सटीट्यूट है। ठीक है, सैनिटरी लैंडफिल्स। और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट। इसको क्या किया जाता है? बरीड इन लैंडफिल्स और इंसिनरेट्स। ठीक है, उसके बाद अपना केस स्टडी अबाउट द अहमद खान। एक केस स्टडी है जो कि अहमद खान के बारे में बताती है। अहमद खान क्या है? एक बेंगलुरु का मतलब वो है, बंदा है, और उसने क्या किया? पॉलीब्लेंड और बिटुमेन को जो मतलब मिला के, उसका घोल मिला के रोड बना दी। कैसे, क्या हुआ? पॉलीब्लेंड क्या है? ये एक फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक है। मतलब कि यार प्लास्टिक जो लिफाफे होते हैं ना, उनको क्या किया? उसको काट लिया, मतलब उसको बहुत ही चूरा कर लिया काट के, और उसको क्या कहते हैं अपना, उसे पॉलीब्लेंड कह दिया, और बिट्यूमिन जो होती है उसके साथ मिला के रोड बना दी। ठीक है, उसके बाद आता है अपना एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स में भी आपने एक केस स्टडी पढ़नी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। केस स्टडी क्या बताइए? केस स्टडी बताइए कि एक रामचंद्र दागर हैं जो कि सोनीपत हरियाणा के फार्मर हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया ऐसा स्पेशल? उन्होंने किया है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें क्या किया उन्होंने? एग्रीकल्चर और डायरी मैनेजमेंट, मतलब कि जो एग्रीकल्चर खेती के साथ साथ उन्होंने अपना गायें पाली। ठीक है, गायें पाली, और गायों से क्या किया? आगे उन्होंने उनके गोबर से कंपोस्ट बना ली। कंपोस्ट बनाने के बाद क्या किया? उसी कंपोस्ट को एग्रीकल्चर में यूज किया होगा और आगे बेचा भी होगा। ठीक है, और जो डायरी मैनेजमेंट है, डायरी से हमें उनसे दूध भी मिला, तो दूध भी उन्होंने आगे बेचा। और हमारे पास क्या था? उसके बाद बी कीपिंग। उन्होंने क्या किया? बीज को, मतलब कि मधुमक्खियों को पाला। मधुमक्खियों को पालने का एक फायदा हुआ उन्हें कि जो उन्हें पोलिनेटर्स मतलब नेचुरल पोलिनेटर्स मिल गए, और उनका जो फ्रूट थे ना वो ज्यादा जर्मिनेट हो रहे थे, जब पोलिनेट हो रहे थे, जिसके कारण ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी आ रही थी। ठीक है, और द लास्ट पॉइंट वाज कि उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी सोचा कि हमें पानी बचाना चाहिए, और उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी अपने मतलब फार्म्स में अप्लाई किया। और इन्होंने क्या किया है कि हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब भी बनाया, जिसके ये हेड हैं, और इनमें 5000 फार्मर्स जो कि एक मेंबर के तौर पे हैं। ठीक है, उसके बाद अपना है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है? ये एक टॉपिक है अपना, उसमें हमने ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना है, बस यही पढ़ना है कि फर्स्ट एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट वाज इन 3 Mile Island एंड चिरोबाइल।
चिरोनबाइल, ठीक है। और एक रिकमेंडेशन है कि जो डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट है उसे हमने 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ हमने मतलब डालना है, so that cannot cause any damage to anybody. So next is our greenhouse effect. तो इसमें क्या है, इसमें पहले तो मैंने डायग्राम स्पेशली दिया बिकॉज ये डायग्राम बहुत कुछ बताती है। इस डायग्राम में पहले तो ये लिखा हुआ है कि जो सनरेज है वो आई और वापस चली गई, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी रेज हैं जो यहीं रह गई, ठीक है। जो सन से आई थी वो यूवी रेज थी और वो चली भी गई, ठीक है। अब ये कहेंगे यार यूवी रेज ट्रैप होते हैं, ये गलत है। पहले मुझे भी ऐसा लगता है लेकिन ये गलत है। अगर ध्यान से देखो, ग्रीन हाउस गैसेज अब्जॉर्ब्ड लॉन्ग वेव्स, स्पेशली इन्होंने लिखा है इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ। इन्होंने बताया इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं ओजोन लेयर में, ठीक है। इसी का कारण होता है, इसी कारण के कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, ठीक है। और रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड इमिटेड अगेन टुवर्ड द अर्थ, ठीक है। द साइकिल कंटिन्यू टिल द अर्थ्स सरफेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशंस टू इमिट। ये बहुत जरूरी पॉइंट लगा इसलिए मैंने डाला, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अवर अबाउट, आपको ग्रीन हाउस के बारे में बताइए क्या भी है। तो मेन थिंग इज अवर जो ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज में जो है वो CO2 सबसे ज्यादा है, उसके बाद CH4, उसके बाद CFCs और N2O, ठीक है। इसकी परसेंटेज अगर याद करनी कर सकते हो, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ये ऑर्डर जरूरी है, ऑर्डर जरूर आएगा, ठीक है। और एक पॉइंट है, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री। एक सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी के दौरान जो टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट आ जाता है इज EL न्यू इफेक्ट। EL न्यू इफेक्ट क्या है? चेंज ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसका रिजल्ट क्या है? लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स। आइस कैप्स जो है वो मेल्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। उसका अपना आ जाता है ओजोन। ओजोन के बारे में हमने क्या पढ़ना है? यही पढ़ना है कि इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। डेविसन यूनिट है इसका, ये बहुत पूछा जाता है डेविसन यूनिट, ठीक है। उसके बाद CFCs इज ए मेजर कॉज फॉर द डीजेनरेशन ऑफ ओजोन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ए मेजर कॉज फॉर डीजेनरेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपना ओजोन होल। ओजोन होल इज एंटार्क्टिक रीजन। ओजोन होल इज एन एंटार्क्टिक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। उसका जो यूवी रेज है उसके इफेक्ट क्या है? यूवी रेज है उसके इफेक्ट क्या है? तो उसके इफेक्ट है, एक तो DNA म्यूटेशन हो जाती है, उसका स्किन कैंसर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया जिसको हम कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस, और कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं जब यूवी रेज इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जब अपना ओजोन होल हो तब यूवी रेज जो है इफेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाता है मोनिट्रोल प्रोटोकॉल। मोनिट्रोल प्रोटोकॉल क्या था? ये एक टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन को रोकने का एक मतलब उन्होंने वो किया था, एग्रीमेंट किया था कि हम ओजोन डिप्लीशन नहीं होने देंगे, और ये साइन किया गया था अपना मोनिट्रोल में, कनाडा में, और इन 1987 पर इफेक्टिवली ये वर्क किया था 1989 पे। उसका आ जाता है अपना डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन, ठीक है, ध्यान से सुनो। डिफोरेस्टेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ट्रॉपिक रीजन जो है उसमें हमने 40% फॉरेस्ट लॉस्ट कर दिए, मतलब कि काट दिए, और टेम्परेट रीजन जो है वहां 1% फॉरेस्ट जो है वो लॉस्ट कर दिए। अब आप कहोगे जी इतना डिफरेंस क्यों? इसलिए है क्योंकि जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें फॉरेस्ट थी मतलब है भी बहुत ज्यादा, टेम्परेट लेवल में इतने फॉरेस्ट है भी नहीं, ठीक है। तो इन इंडिया ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, हमारे पास फॉरेस्ट प्रेजेंट थे 30%, और नाउ 20वीं सदी के बाद 20th सेंचुरी के बाद हमारे पास
प्रेजेंटली 21.54% जो है फॉरेस्ट बच गए हैं। अब उसके बाद आ जाती है अपनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 ऑफ इंडिया, जो कि रिकमेंड करती है कि प्लेन्स मतलब कि नॉर्मल एरियाज में 33% फॉरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए पूरे इंडिया में, और हिली एरियाज में 97% जो है वो फॉरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहां इतनी पॉपुलेशन नहीं है, ह्यूमन पॉपुलेशन। और केस स्टडी अबाउट पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दी अपना क्या कहते हैं कंजर्वेटिव ऑफ द फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में अगर हम देखें तो एक बहुत ही फेमस कांड सा हुआ था कि इन 1973 में 1731 में द किंग ऑफ जोधापुर राजस्थान, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर दिया कि कुल लकड़ें काट के लाओ, जरूरी चाहिए उन्हें। तो उनके वर्कर गए बिश्नोई विलेज में, तो एक बिश्नोई आंटी ने मना कर दिया, बिश्नोई वुमन ने मना कर दिया, जिसका नाम था अमृता देवी, और हर 3 डॉटर्स, और उनकी 3 डॉटर्स ने उनका साथ दिया, और 100 की तादाद में विलेजर्स जो हैं वो भी अपनी जान गवा बैठे सेविंग ट्रीज को बचाने के खातिर, ठीक है। और उसके बाद अपना कहते हैं अपना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड, उन्होंने कहा है कि अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाएगा उन लोगों को जो लोग क्या कहते हैं अपना ऐसा कुछ बलिदान करते हैं या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में आ जाती हैं अपनी डेट्स, तो डेट्स जो है वो सीधा याद रख लो। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 1986 का था। एयर एक्ट जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन जो है वो 1981 का है। एयर एक्ट में जो नॉइज पोल्यूशन को ऐड किया था वो 1987 में किया गया था। वाटर पोल्यूशन है, वाटर एक्ट जो है वो अपना 1974 में किया गया, ठीक है। मॉनिट्रोल प्रोटोकॉल आपको पहले बता दिया 1987 में साइन किया गया और 1989 में इफेक्टिव हुआ। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी आपको बता दी 1988 में। अमृता देवी एंड बिश्नोई सेव्ड फॉरेस्ट जो थे वो 1731 में। एक ज्वाइंट अपना चिपको मूवमेंट थी वो थी 1974 में, और ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था वो अपना 1980s में। और उसका सो दिस वाज आवर लास्ट थिंग। तो यार एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है इसका। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन and don't forget to subscribe my YouTube channel Enzyme and do comment below if you have any doubt or questions, ठीक है। So bye bye, signing off.